बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम की इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10,000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में स्वागत है। प्रत्येक टेस्ट में हम 25 प्रश्नों को हल करते हैं और उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली टेस्ट सीरीज के जितने भी वीडियो हैं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सकें। तो बिना किसी देरी के आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस सदन का विघटन नहीं होता है? विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा या फिर संसद? भारत के संसद में राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इस राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यानी इसमें एक निश्चित समय अंतराल में कुछ सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं लेकिन एक साथ पूरे सदस्य सेवानिवृत्त नहीं होते, यानी राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं? जैसा कि पहले प्रश्न में हमने देखा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके पूरे सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। राज्यसभा सदस्यों की पदावधि कितने साल की होती है? यानी कि प्रत्येक राज्यसभा का जो सदस्य है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसमें उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और स्थायी सदन होने के साथ साथ इसमें प्रत्येक जो भी सदस्य हैं वो एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। राज्यसभा निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति अधिकतम 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक बार सेवानिवृत्त हो गया है तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक 31 राज्यसभा सीटें हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में राज्यसभा हो या लोकसभा हो या विधानसभा, उसमें प्रत्येक में जनसंख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया है। इस वजह से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और वहाँ सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था का विघटन होता है? भारत में राज्यसभा, विधान परिषद दोनों का विघटन नहीं होता है। एक निश्चित कार्यकाल, एक निश्चित समय के बाद कुछ सदस्यों का सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा एक ऐसा सदन है जिसका विघटन होता है, यानी एक निश्चित अवधि के पश्चात उसका विघटन कर दिया जाता है तथा एक नए चुनाव कराए जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसका प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात नए चुनाव कराए जाते हैं और नई लोकसभा गठित की जाती है। इस तरह से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह पर विघटित करता है? एक तथ्य इस प्रश्न में छिपा हुआ है कि लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं लोकसभा को विघटित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 73 और 74 के बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा किया है, जिसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के सलाह अनुसार कार्य करना होता है और मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। इस तरह से लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में कितने वर्ष तक बढ़ाया जाता है? वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 5 सालों का होता है। 5 वर्ष के पश्चात लोकसभा विघटित हो जाती है, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री की सलाह पर विघटित कर देता है। लेकिन यदि किसी स्थिति में बाहरी युद्ध, आंतरिक आपातकाल इत्यादि की अवस्था में लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और यह कितनी भी बार एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसमें संसद का अनुमोदन होना आवश्यक है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लोकसभा के कार्यकाल और विघटन से संबंधित हैं, जैसे कि लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है, यानी है कि यह एक स्थायी संस्था नहीं है। लोकसभा विघटित हो जाती है। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। आमतौर पर प्रत्येक आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि होती है। राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी लोकसभा को विघटित कर सकता है, यानी कि यदि सदन में लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता का विश्वास नहीं रह जाता है
तो राष्ट्रपति 5 साल के पहले भी लोकसभा को विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा विघटित किए गए लोकसभा के खिलाफ किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी कि लोकसभा का जो विघटन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। और हमने आपातकाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहले डिस्कस किए हैं। आपात बाहरी युद्ध, आक्रमण तथा आंतरिक आपातकाल की वजह से हो सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष, ऑप्शन डी है 35 वर्ष। कोई भी व्यक्ति यदि राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्मीदवार की कम से कम 30 वर्ष आयु पूरी हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसी प्रकार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं जो कि राज्यसभा और लोकसभा की सदस्यों की अर्हता यानी योग्यताओं से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति यदि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। राज्यसभा उम्मीदवार की कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि इससे कम है तो वह लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। इसके पहले वाले टेस्ट में हमने देखा था कि भारत की लोकसभा में सीटों का आरक्षण है, जिसमें से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। इस तरह से और लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए हैं और इनको आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि वह निम्न में से किस कारण से सदस्य संसद का नहीं बन सकता है? भारत सरकार के लाभ का पद यह धारण करता है तो वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता, या घोषित दिवालिया है तो भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता, या विकृत चित्त वाला है तब भी वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। कोई भी व्यक्ति यदि विकृत मानचित्र वाला है या दिवालिया है या फिर किसी सरकार के लाभ के पद पर है तो वह संसद का सदस्य बनने के योग्य नहीं है। किसी व्यक्ति को कितने वर्ष से अधिक की सजा होने पर वह संसद का सदस्य यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं रह जाता है? भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से ज़्यादा की सजा हो जाती है तो वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। किस प्रकार के सामाजिक अपराधों से संबंधित व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है? पहले तो यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सज़ा होती है तो वह संसद का सदस्य बनने योग्य नहीं रह जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को छुआछूत, दहेज या फिर सती प्रथा के अपराध में पाया जाता है तो उसको भी संसद का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रह जाती है। इस तरह से इसका प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस कर लेते हैं संसद के सदस्य की निर्धारताओं के बारे में। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण करता है, यानी उसको लाभ के पद को ग्रहण नहीं करना है। यदि वह विकृत मनोवृत्ति वाला है, यानी कि यदि वह घोषित दिवालिया है या फिर भारत का नागरिक नहीं है। यदि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। या फिर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बन जाता है और उसके बाद उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली तो उसकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाएगा। अगला है, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा आयोग घोषित किया जाता है। जैसे कि संसद द्वारा एक विधि बनाई गई है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा किसी अपराध में उसको मिलती है तो वह संसद की योग्य नहीं रह जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के किस अधिनियम में संसद की उम्मीदवारों की निर्धारताओं का उल्लेख है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित चुनाव की प्रक्रिया तथा उसमें उम्मीदवारों की योग्यताओं निर्धारताओं का स्पष्ट उल्लेख है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि यदि कोई भी व्यक्ति अयोग्य होगा, यदि इन
निम्नलिखित अपराधों में वह सम्मिलित पाया जाता है, जैसे कि वह चुनावी अपराधी या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी माना जाता है यदि उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो गई हो, निर्धारित समय के अंदर उसने चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा हो। यदि कोई व्यक्ति चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल है तो भी वह सदस्य यानी उम्मीदवार नहीं रह जाएगा। उसने सरकारी ठेके, काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना हो, वह निगम के लाभ के पद पर ना हो, छुआछूत, दहेज व सती जैसे अपराधों में सम्मिलित ना पाया गया हो। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की निर्भरता का उल्लेख किया जाता है? दल बदल से आशय उस अर्थ से है जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में चला जाता है, इसको दल बदल कहते हैं। और संविधान की अनुसूची 10 में दल बदल के बारे में उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस आधार पर कोई भी संसद का सदस्य दल बदल कानून का आरोपी होगा? ऑप्शन ए है, अगर कोई नामित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया गया है और 6 महीने के बाद वह किसी राजनीतिक दल का शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, वह दल बदल कानून का आरोपी होगा। अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है तब भी वह दल बदल का अपराधी होगा। निर्दलीय चुना गया सदस्य यदि किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी उस व्यक्ति को दल बदल कानून के अंतर्गत पाया जाता है। इस तरह से ये तीनों ही कथन सत्य हैं। कोई भी व्यक्ति यदि अपने पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह दल बदल का आरोपी माना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में दल बदल के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा कौन करता है? यानी कि लोकसभा में कौन निर्णय लेगा कि इस व्यक्ति को दल बदल का आरोपी माना जाता है? तो यह शक्ति भारत के संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को दी गई है। दल बदल के तहत यदि किसी व्यक्ति को निर्भरता के सवालों में आया है तो उसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा में 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों पर निर्णय लेने की शक्ति किसको है? यानी कि राज्यसभा में यह दल बदल कानून के अंतर्गत किसी सदस्य की निर्भरता के सवालों पर कौन निर्णय लेगा? तो वह है सभापति। और इसके पहले वाले टेस्ट में हमने पढ़ा था राज्यसभा और उपराष्ट्रपति के बारे में। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कथन 1 है, दल बदल के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दल बदल के आरोपों पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। मूल संविधान में दल बदल का प्रावधान नहीं था। इसमें से बच्चों पहला और तीसरा कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। दल बदल के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उसके बाद मूल संविधान में दल बदल का प्रावधान नहीं था। यह संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची लाई गई और उसमें दल बदल का प्रावधानों को उल्लेखित किया गया। दल बदल कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और तथ्यों को देख लेते हैं। सदस्यों को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत अयोग्य करार दिया जा सकता है और वह उपबंध हैं, अगर कोई भी संसद का सदस्य उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो। यानी कि कोई भी सदस्य यदि राजनीतिक दल से चुनकर आया है तो वह उस दल से त्याग पत्र नहीं दे सकता है। अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, यानी कि यदि उसके राजनीतिक दल ने बोला है कि आपको इस अधिनियम के खिलाफ मतदान करना है, तो अगर वह उसके खिलाफ मतदान नहीं करता है यानी अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विरुद्ध जाता है तो वह भी दल बदल का आरोपी माना जाएगा। निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी दल बदल का आरोपी होगा। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित हुआ है और 6 महीने के बाद अगर वह किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी वह व्यक्ति दल बदल कानून के अंतर्गत आएगा। दल बदल कानून के आधार पर संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध 10वीं अनुसूची में है, यानी कि यह एक संवैधानिक प्रावधान है। दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित निर्भरता के सभी सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति करता है और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। यह महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सभापति और अध्यक्ष यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके निर्णय की, किस निर्णय की? दल बदल कानून का जो वो निर्णय देता है संसद के सदस्य की निर्भरता के मामले में, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1992
1992 में कि सभापति और अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुन जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए चुनाव में शामिल होता है और वह चुन लिया जाता है, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी उसका निर्वाचन में वह चुन लिया जाता है, तो उसको 10 दिन के भीतर सदन को बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। यदि संसद सदस्य शपथ लेने से पहले संसद की बैठक में भाग लेता है तो तब कितने रुपए उसको प्रतिदिन जुर्माना देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यदि संसद की बैठकों में शामिल हो जाता है और वह संसद के लिए निरर्हता में है और उसको संसद की शपथ भी नहीं ग्रहण किया है तो उसको प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। संसद के सदनों के जो सदस्य हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनमें उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख संविधान में नहीं है। यह एक अधिनियम जो कि संसद के द्वारा लाया गया, उनके संसद के अधिनियम के आधार पर ही लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। संसद का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है। जब कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा के लिए चुनकर आता है तो वह संसद की बैठकों में तभी भाग ले सकता है जब उसने अपने पद की शपथ ग्रहण कर लिया हो, और संसद का जो प्रत्येक सदस्य है वह राष्ट्रपति या उसके द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य शपथ ग्रहण करते समय निम्नलिखित में से किसकी शपथ लेता है, यानी शपथ के दौरान वह क्या बोलता है। तो ऑप्शन ए है संविधान के प्रति निष्ठा रखने की, यानी कि वो संविधान के प्रति निष्ठा रखने की भी शपथ लेता है, भारत की संप्रभुता की रक्षा की भी शपथ लेता है, भारत की अखंडता की भी रक्षा करने की शपथ लेता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। कोई भी संसद सदस्य शपथ ग्रहण करते समय इनकी शपथ लेता है। भारत में आंतरिक आपातकाल के दौरान भारत का कौन प्रधानमंत्री था। भारत में आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के बीच में लगाया गया था, और आंतरिक आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है, और यह आंतरिक आपातकाल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था। निम्नलिखित में से संसद के सदस्यों के संबंध में किसका प्रावधान संविधान में नहीं है। तो पेंशन के बारे में, संसद के सदस्यों के पेंशन के बारे में संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। यह संसद में विधि बनाकर संसद के सदस्यों के पेंशन के बारे में निर्धारण किया जाता है। तो बच्चों, आप सभी को यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो हमारी इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10,000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है इसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके।